से पढ़ते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आधुनिक विचार जगत में फ्रायड और मार्क्स ने भारी क्रांति की और आधुनिक विचारधारा, जीवन दृष्टि, नैतिक मान्यताओं आदि को इन दोनों ने जितना अधिक प्रभावित किया उतना किसी अन्य ने नहीं किया। फ्रायड ने मनुष्य के अंतर जगत का सूक्ष्म गहन विश्लेषण किया है और मार्क्स ने मानव के बहिर्जगत का समग्रता में गहन चिंतन। इन दोनों ही चिंतकों ने धर्म, ईश्वर और तमाम परंपरा मूलक धारणाओं को ध्वस्त करते हुए एक नया चिंतन संसार निर्मित किया। नतीजा यह हुआ कि सृजनात्मक और आलोचनात्मक साहित्य और साहित्य दृष्टि पर इनका प्रभाव काफ़ी दूर तक पड़ा। फ्रायड के चिंतन से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी आलोचना की नींव पड़ी, जिसे फ्रायड के साथ साथ एडलर और यूंग ने अपने अपने ढंग से आगे बढ़ाया। वास्तव में मनोविश्लेषणवादी मनोविज्ञान की ही एक विकसित ज्ञान शाखा है। मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रवर्तन का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। उन्होंने एक स्वतंत्र पद्धति विकसित की जिसे मनोविश्लेषण पद्धति नाम दिया गया। 1938 में हिटलर ने ऑस्ट्रिया पर अचानक अधिकार कर लिया। वहाँ से यहूदियों को भागना पड़ा। यहूदी होने के कारण नाज़ी शासन में उनके लिए जगह नहीं थी। वे उन दिनों वियना विश्वविद्यालय में तंत्रिका विज्ञान के प्रोफेसर थे, अतः वियना को छोड़कर लंदन चले गए। फ्रायड के सिद्धांतों का मूल आधार है सुविचारित नियतत्ववाद। वैज्ञानिक दृष्टि से नियतत्ववाद का अर्थ है कार्य कारण का दृढ़ संबंध। फ्रायड यह मानते हैं कि भौतिक घटना के समान ही प्रत्येक छोटी बड़ी मानसिक घटना के पीछे कार्य कारण संबंध रहता है। जैसे भौतिक संसार में कोई कार्य बिना कारण के नहीं होता, वैसे ही मानसिक अथवा अंतर्मन का कोई व्यापार भी कारण के बिना नहीं हो सकता। चूँकि प्रत्येक व्यापार कारण प्रेरित होता है तो उस कारण का इतिहास, भूगोल का पता लगाया जा सकता है। फ्रायड के चिंतन का दूसरा आधार अवचेतन सिद्धांत तथा अवचेतन मन की खोज है। महत्व और विस्तार की दृष्टि से चेतन मन की अपेक्षा अवचेतन मन अधिक बृहत्तर और शक्तिशाली है। फ्रायड ने इस तथ्य को सामने लाने के लिए उदाहरण देकर अपनी बात कही कि एक ऐसा बृहत पत्थर जिसका 3/4 भाग जल में डूबा हुआ है और 1/4 भाग जल के ऊपर है, यह 3/4 भाग अवचेतन मन है और 1/4 भाग चेतन मन। विषय की दृष्टि से अवचेतन और चेतन मन में गहरा पार्थक्य है। अवचेतन मन का विषय चेतन मन के विषय से भिन्न ही नहीं, प्रायः विपरीत और विरुद्ध होता है। इसलिए चेतन मन में जैसा दिखाई देता है, अवचेतन मन में प्रायः वैसा नहीं होता। फ्रायड का आत्मनिष्ठ सृजन सिद्धांत इच्छा पूर्ति का सिद्धांत है, जिसमें अपूर्ण इच्छाओं या वासनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। फ्रायड के मत से कला अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति का प्रयास है और इस दृष्टिकोण से वह शिशु क्रीड़ा, दिवा स्वप्न और फैंटेसी से सादृश्य रखती है। दमित इच्छाएं अथवा वासनाएं अपनी अभिव्यक्ति के लिए डटकर संघर्ष करती हैं और इस अवस्था में उन्हें अधीक्षक का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह दमन एक छलना है। दमित इच्छाएं अनेक छद्म रूप धारण कर अपनी अभिव्यक्ति का मार्ग खोज या ढूंढी लेती हैं। ये मार्ग है प्रतीक, कथा, स्वप्न, कला, साहित्य आदि। वस्तु स्थिति यह है कि ये सभी स्वप्न के विभिन्न रूप हैं। इसलिए स्वप्न की व्याख्या से स्वप्न सिद्धांत की स्थापना फ्रायडीय चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अवचेतन मन का प्रधान विशेषता यौन जीवन के प्रति गहरा झुकाव। यौन भावना मानव जन्म के साथ ही उत्पन्न होती है। दूध पीने के लिए बच्चा माँ का स्तन चूसता है, तब वह यौन आनंद
आनंद का रूप ही है। फ्रायड मानते हैं कि बच्चे की यौन भावना सर्वप्रथम माँ के प्रति ही उद्दीप्त होती है और बहुत बार पिता को वह अपना प्रतिस्पर्धी मान लेता है, किंतु भयवश वह अपनी काम इच्छा की तृप्ति नहीं कर पाता। इससे उसके मन में एक मनोग्रंथि पैदा होती है जिसे इडिपस ग्रंथि इडिपस नामक एक यूनानी राजकुमार ने अनजाने में अपने पिता को मारकर माँ से विवाह कर लिया। उसी के नाम से इस ग्रंथि का नामकरण किया गया। इडिपस ग्रंथि का कारण है माँ के प्रति यौन आकर्षण और उसकी अतृप्ति। फ्रायड की मान्यता है कि यही इडिपस ग्रंथि जीवन में मनस्ताप का कारण बनती है, जिसका निराकरण न होने से जीवन में व्याधियां उत्पन्न होती है। प्रश्न उठता है कि मनस्ताप किसे कहते हैं। फ्रायड का उत्तर है, मनस्ताप एक प्रकार का तांत्रिकीय रोग है जो जीवन में अतृप्त, अभाव, कुंठा या मैल एडजस्टमेंट के कारण उत्पन्न होता है। मनस्तापी की जीवन दृष्टि विकृत और निराशा से भरी होती है। वह या तो परिस्थितियों से संघर्ष करने से कतराता है या फिर दूसरों को उत्तेजित कर अपना उल्लू सीधा करता है। फ्रायड के मत से नैतिकता एक प्रकार का सामाजिक नियंत्रण है जिसे मानव जीवन की सहज नैसर्गिक गति को बाधित कर रखा है। ये दमित भाव ही अवचेतना में उपद्रव मचाते हैं जिन्हें समाज अनैतिक कहता है। लेकिन सेंसर दमित इच्छा को यदि वह चेतन मन तक किसी तरह पहुंच ही गई तो उसे परिष्कार कर देते हैं ताकि वह शिष्ट समाज के योग बन सके। चेतन मन की मंजिल पर पहुंचने के क्रम में अवचेतन का यह परिष्कार ही उदात्तीकरण कहलाता है। फ्रायड ने अनेक प्रयोगों से सिद्ध किया कि सेंसर के द्वारा निरंतर दमन की जाने वाली अवचेतना ही वासनाएं और इच्छाएं अनुकूल अभिव्यक्ति का अवसर न पाकर स्थिर हो जाती हैं और मनोग्रंथि में बदल जाती हैं। जैसे तालाब का जल ठहरकर सड़ने लगता है, वैसे इच्छाएं मानसिक रोगों का रूप ग्रहण कर लेती हैं। यदि मनोग्रंथि के कारणों को सामने लाया जाए तो उनका इलाज संभव है। यह सिद्धांत मानव के भाव, राग, विराग सभी पर लागू किया जा सकता है। एक प्रकार से फ्रायड के इस सिद्धांत में अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की ध्वनि है। फ्रायड के मत से कला का महत्व इस बात में निहित है कि वह किस प्रकार के भ्रम का जाल बुनकर हमें यथार्थ की असहनीयता और कटुता से मुक्ति दिलाती है। यह भ्रम रम्य कल्पना फैंटेसी निर्मित करती है। अब चेतन मन की दमित इच्छाएं फैंटेसी में अभिव्यक्ति पाती हैं। फ्रायड ने मनोविश्लेषण में अवचेतन सिद्धांत की तरह स्वप्न सिद्धांत को बहुत महत्व दिया। स्वप्न मानव की दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति है, अतः स्वप्न हमें अवचेतन की महत्वपूर्ण सूचनाएं देता है। फ्रायड का बहुत विरोध हुआ, लेकिन जितना ही विरोध हुआ उतना ही उनका प्रभाव गहरा होता गया। फ्रायड के चिंतन में नैतिकता और आध्यात्मिकता के लिए कहीं भी जगह नहीं है। कला और साहित्य के क्षेत्र में वे भाव परिष्कार सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। व्यक्तिक मनोविज्ञान के प्रतिष्ठापक एल्फ्रेड एडलर अपनी विद्वता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। वे यहूदी थे और 1982 में वे फ्रायड के सहयोगी शिष्य हो गए। 1902 में लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच मतभेद उभरा। एडलर ने फ्रायड से अलग अपना नया सिद्धांत संप्रदाय बनाया। फ्रायड काम भावना को जीवन की प्रेरणा शक्ति मानते थे, पर एडलर अधिकार भावना को केंद्रीय स्थान देते थे। बालक असहाय रूप में संसार में आता है। जीवन कार्य में दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। नतीजा होता है कि बालक कदम कदम पर असहायता का अनुभव करता है। उपेक्षा, कठोरता, बच्चा अनाथ हो, बच्चा लंगड़ा लूला हो, इनका बच्चे के मन पर गहरा प्रभाव दबाव रहता है और उसमें हीनता की भावना पैदा हो जाती है। जीवन क्षेत्र में बार बार असमर्थता का शिकार होने पर उसमें कुंठा घर कर लेती है।
असहायता की भावना की प्रतिक्रिया कई रूपों में हो सकती है, किंतु 3 प्रमुख रूप हैं। क्षतिपूर्ति का संकल्प, आत्म केंद्रित हो जाना, पलायनवादी हो जाना, कर्म से मुंह मोड़ लेना, अति क्षतिपूर्ति या समझौतावादी दृष्टि अपनाना। हीनता ग्रंथि से मुक्ति पाने का उपाय, आशा उत्साह का उदय तथा सामाजिकता का विस्तार। फ्राइड के अनुसार मनस्ताप मन की विकृति का नतीजा है, किंतु एडलर के अनुसार मनस्ताप जीवन पद्धति या व्यक्तित्व की विकृतियों का कुफल है। फ्राइड यौन भावनाओं को केंद्रीयता प्रदान करते हैं, किंतु एडलर यौनेतर कारणों को, सामाजिकता, परिवेश, वातावरण को महत्व देते हैं। कार्ल गुस्ताफ युंग वह फ्राइड के सहयोगी रहे, किंतु दोनों में नहीं बनी और गहरे सैद्धांतिक मतभेद उभरे। फलतः उन्होंने मनोविश्लेषणक मनोविज्ञान की नई सिद्धांत दृष्टि का प्रवर्तन किया। सहमति के बिंदु, तीनों मनोविश्लेषण शास्त्रियों के सिद्धांतों की सूत्र परस्पर मतभेदों के बावजूद उनमें कुछ बातों को लेकर सहमति रही। तीनों ही कार्य कारण संबंध और मानसिक नियतत्ववाद को स्वीकार करते हैं, एक स्वर से अवचेतन के महत्व की घोषणा की है। तीनों पर समकालीन विचारधाराओं का प्रभाव दिखाई देता, जैसे भोगवाद, प्रतिसत्तावाद, ईश्वर, धर्म और नैतिक मूल्य भावना का तीनों ही निषेध करते हैं। तीनों ही चिकित्सा विज्ञान के व्यवहारिक अनुभवों से संपन्न होकर कभी कभार कला साहित्य की ओर बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण का धनात्मक प्रभाव यह पड़ा कि रचनाकार पुराने नैतिकवादी पवित्रतावादी नियंत्रणों से मुक्त होकर नर नारी संबंधों पर सहज भाव से लिखने लगे। यौन भावनाएं गोपनीय न रहकर वर्णन क्षेत्र में आ गई और साहित्य में इनका खुलकर प्रयोग होने लगा। यहाँ तक पहुँच गई कि 1920 के आसपास का यूरोपीय लेखन मनोविश्लेषण के प्रभाव से भर गया। शिल्प विधि का विकास विस्तार हुआ। कला यौन भावनाओं की विकृतियों से मुक्ति का साधन है। मनोविश्लेषण के ऐसे बहुत से मामले साहित्य लोचन को प्रभावित किया। जैसे पहला हमने बताया कि कला यौन भावना की विकृतियों से मुक्ति का साधन है। कला की शक्ति उदात्तीकरण है। कला एक प्रकार की फैंटेसी है। स्वप्न और कल्पना में भीतर भेद नहीं है। कला में प्रयुक्त बिंबों, प्रतीकों, लयों की विवेचना में मनोविश्लेषण की प्रासंगिकता है। आद्य बिंबों और सामूहिक अवचेतना से मिथकों का सृजन कार्य संपन्न होता है। सृजन प्रक्रिया के मनोरहस्य। हम जयशंकर प्रसाद की कामायनी का अध्ययन करें तो पता चलेगा कि इस सृजन प्रक्रिया में अवश्य ही कोई अवचेतन दृष्टि सक्रिय है। गजानन माधव मुक्तिबोध कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी को फैंटेसी सिद्ध करते हैं। अवचेतन के दबावों, तनावों, द्वंद्वों से कामायनी ही प्रसाद को लिखती है। इतने चेतन स्तर पर रहते हैं कि एक ही आकृति को कई बार लिखते हैं। स्वयं प्रसाद ने आंसू का संशोधन कई बार किया। टाल्स्टाय ने युद्ध और शांति शीर्षक उपन्यास के आरंभिक 1200 पृष्ठ 7 बार लिखे थे। प्रेमचंद के एक अध्याय लिखकर थक जाते थे, फिर घंटों सुस्ताते थे। वर्ड्सवर्थ लिखते समय सीटी बजाने के आदी थे। शैली किसी एकांत कुंज या निर्जन में ही लिख पाते थे। कॉलरिज अफीम में डूबकर एकांत में लिखते थे। इसलिए सृजन प्रक्रिया के कोई निश्चित नियम नहीं है। बोंदुए मनोविश्लेषण सौंदर्य शास्त्र शीर्षक अपनी पुस्तक में यह विश्वास से कहते हैं कि मनोविश्लेषण आलोचना का स्थान तो ग्रहण नहीं कर सकता, पर आलोचना की मदद कर सकता है। मनोविज्ञान 2 प्रकार से सहायक हो सकता है। वह कविता में प्रतीकों, मिथकों के उपयोग को स्पष्ट कर सकता है। वह घनीभूत बिंबों के प्रयोग की सार्थकता, निरर्थकता का निर्धारण कर सकता है। लेकिन इन 2 बातों से कई स्थानों पर भ्रम की गुंजाइश रहती है।
कई बार बिंब शक्ति आवेग का परिणाम नहीं होता, केवल शक्तिशाली होने का आभास देता है। बॉन्दुए स्वयं वेरहेरेन की कविताओं के विश्लेषण में सही बिंब की पहचान और पकड़ को लेकर भटक गए हैं। कई बार तो बिंब का अतिशय उपयोग कविता को चमत्कारी बना देता है, भाव गतियों में शक्ति उत्पन्न नहीं करता। सोच समझकर प्रयोग न करने पर प्रतीक भी कविता की एक चमत्कारी प्रणाली ही बन जाता है, जबकि प्रतीक व्यंजना की सीधी प्रणाली है। जब भी कल्पना सक्रिय होती है, अभिव्यंजना के माध्यम के रूप में प्रतीक की सहज प्रणाली का प्रयोग होने लगता है। कल्पना अनायास ही विचारों को प्रतीक में परिवर्तित कर देती है। जैसे निराला ने कुकुरमुत्ता काव्य में कुकुरमुत्ता को जनशक्ति का प्रतीक, सर्वहारा का प्रतीक, अटूट जिज्ञासा का प्रतीक बनाया और गुलाब को हरामी, भोगवादी, सामंती प्रवृत्तियों का प्रतीक। कुकुरमुत्ता में बिंब चरित्रों के पीछे विचारात्मक संघर्ष की तेज धाराएं हैं। फिर कविता की पूरी अंतर योजना में प्रतीक बिंब सहज गूंथे चले आते हैं। व्यंजना की प्रणाली सीधी और ठोस, अमूर्त और चक्कदार नहीं है। कहना न होगा कि आलोचना में मनोविश्लेषण का उपयोग आलोचक से गहन विवेक की अपेक्षा करता है। थोड़ी सी असावधानी होते ही आलोचना का मर्म मर जाता है। रीड स्वयं युगीय सिद्धांतों में रुचि दिखाते हैं, फ्रायडीय सिद्धांतों में नहीं। युगीय सिद्धांत दृष्टि से की गई उनकी आलोचना ही प्रसिद्ध भी हुई है। हिंदी आलोचना पर मनोविश्लेषण का प्रभाव। हिंदी आलोचना में मनोविश्लेषणवादी आलोचना एक स्वतंत्र आलोचना पद्धति के रूप में तो विकसित नहीं हुई, लेकिन मनोविज्ञान और मनोविश्लेषण के सिद्धांतों का विशेषकर फ्रायड, एडलर, युंग के प्रमुख सिद्धांतों का गहरा प्रभाव हिंदी आलोचना पर देखा जा सकता है। I.A. रिचर्ड्स की तरह मनोविज्ञान का उपयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सैद्धांतिक व्यवहारिक आलोचना में किया। फ्रायडी सिद्धांत दृष्टि का उपयोग नागेंद्र ने छायावाद के विश्लेषण में विशेष रूप से किया। फ्रायड से प्रभावित होने पर भी डॉक्टर नागेंद्र को फ्रायडवादी आलोचक कहना भूल होगी। फ्रायड ने अवचेतना का अन्वेषण कर मनोविश्लेषण के लिए अपार क्षेत्र खोल दिया। रहस्यपरक अनेक मानवीय समस्याएं बुद्धि एवं तर्क से प्रकाश में आई। आध्यात्म, दर्शन, समाजशास्त्र, इतिहास, साहित्य और कला के मौलिक उद्घाटन में फ्रायड के सिद्धांतों ने क्रांतिकारी भूमिका का निर्वाह किया। डॉक्टर नागेंद्र ने फ्रायड और हिंदी साहित्य शीर्षक लेख में साफ कहा है कि काम को मूलभूत वृत्ति मानते हुए उन्होंने मानव के रागात्मक संबंधों का अत्यंत सूक्ष्म, गहन और किन्हीं अंशों में सर्वथा सटीक आख्यान प्रस्तुत किया है। इससे अनेक भ्रांतियों और किंवदंतियों का विघटन हुआ और जीवन में बौद्धिक मूल्यों की प्रतिष्ठा में सहायता मिली। इतना ही नहीं, फ्रायड हिंदी में पिछले 15-20 वर्षों में ही आए हैं। इससे पहले शुतुरमुर्ग, पुराण आदि निकले थे, पर न उनका लेखक फ्रायड को समझ सका था और न पाठक उस लेखक को। वह एक अनर्गल प्रलाप मात्र था। उसके बाद अज्ञ जैसे एकाध कलाकार द्वारा फ्रायड कुछ व्यवस्थित ढंग से हिंदी में आए और धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षण बढ़ा। एक तो फ्रायड की प्रेरणा में हिंदी में श्रृंगार का पुनरुत्थान हुआ। द्विवेदी युग का स्थूल नैतिकता और छायावाद की अतिनिंद्रिय सौंदर्य उपासना के कारण श्रृंगार की जो प्रवृत्तियाँ दब गई थी या रूपांतरित हो गई थी, वे फ्रायड के प्रभाव से फिर उभर आई और हिंदी में श्रृंगार साहित्य फिर जोड़ पकड़ गया। एक तो उसमें श्रृंगार साध्य नहीं, मनोविश्लेषण का माध्यम है। लेखक का उद्देश्य काम कथाएं लिखना अथवा रति भाव की अभिव्यक्ति करना इतना ही नहीं होता जितना काम कुंठाओं का विश्लेषण करना। डॉक्टर नागेंद्र का मत है कि सृजन और आलोचना दोनों में फ्रायड का अवचेतन सिद्धांत वर्णन सिद्ध हुआ।
अवचेतन सिद्धांत का हिंदी आलोचना में प्रभाव काफ़ी गहरा है। हिंदी रचनाकार और आलोचक कर्म में चिंतन की गहराई आई और सूक्ष्मता एवं प्रखरता से मानस विश्लेषण होने लगा। अगेन शेखर एक जीवनी तथा नदी के द्वीप में तथा कहानी और कविताओं में व्यापक स्तर पर मनोविश्लेषणात्मक दृष्टि को अपनाया। उनका आलोचना कर्म भी फ्रायड, एडलर, यूंग से प्रभावित आंदोलित हुआ। तार सप्तक के कवि वक्तव्य में अज्ञ ने साफ कहा कि आज मनुष्य का मन यौन परिकल्पनाओं से लदा हुआ है। अज्ञ के साथ ही इलाचंद्र जोशी तथा जैनेन्द्र कुमार मनोविश्लेषण की ओर पूरी तरह झुक गए। इलाचंद्र जोशी ने विवेचना पुस्तकों के निबंध में छायावादी सृजन की कठोर आलोचना की। वे सौंदर्य की ओट में अपनी विकृत मनोभावों को व्यक्त करके अपने भीतर के दंभिकता जनित स्वार्थ कलेश युक्त फोड़ों को फोड़ना चाहते थे। जोशी जी ने प्रगतिवाद पर एडलर के क्षतिपूर्ण सिद्धांत को लागू किया। जैनेन्द्र कुमार ने सुनीता, त्यागपत्र जैसे उपन्यासों में मनोविश्लेषण का प्रभाव लिया। फलतः डॉक्टर देवराज ने जैनेन्द्र के उपन्यासों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया। जैनेन्द्र के उपन्यासों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन के बाद हिंदी रचनाकारों के मनोवैज्ञानिक अध्ययन का शोध प्रबंधों के रूप में अंबार लग गया। अज्ञ, धर्मवीर भारती आदि के सृजन पर मनोविश्लेषण की दृष्टि से कार्य हो रहे हैं, जिनमें मनोविश्लेषण के नाम पर अबौद्धिकता पनप रही है। कवि आलोचक मुक्तिबोध में मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर हिंदी आलोचना में प्रथम बार फैंटेसी पर विचार करते हुए उसकी महत्व प्रतिष्ठा की है। रचना प्रक्रिया, वस्तु और रूप पर मनोविश्लेषण की स्थापनाओं को ध्यान में रखकर बात की। इधर आलोचक का एक वर्ग बिंब, प्रतीक, मिथक को आधार बनाकर कवियों की मानसिक दशाओं के विश्लेषण का प्रयास कर रहा है। कथाकारों पर मुक्ति संबंध शैली का प्रभाव पड़ा है। साथ ही स्वप्न चित्रों के सृजन और उद्घाटन की ओर प्रवृत्ति बढ़ी है। सार संक्षेप यह है कि हिंदी के सृजन, कर्म और आलोचना पर मनोविश्लेषण का गहरा असर है। हिंदी आलोचना ने मनोविश्लेषण के सिद्धांतों से प्रभावित होते हुए भी आलोचनात्मक मानदंड के रूप में इस शास्त्र को ग्रहण नहीं किया है। मनोविश्लेषणवादी आलोचना की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह कलाकृतियों को विश्लेषित करने की प्रक्रिया तो देती है, लेकिन मूल्य दृष्टि नहीं देती। मूल्य दृष्टि के बिना आलोचना कर्म में मूल्यांकन संभव नहीं है। रचनाओं के कथ्य और रूप विश्लेषण में यह पद्धति सहायक तो है, पर इसे समग्रता में आलोचना कर्म का आधार नहीं बनाया जा सकता है। मनोविश्लेषण किसी वस्तु के उत्कर्ष अपकर्ष का निर्णय नहीं कर पाता। वह न तो उसकी कलात्मक संभावनाओं के विषय में कुछ कह सकता है, न कलात्मक सफलता असफलता का निर्धारण ही कर पाता। कला की कोई भी वस्तु उसके लिए मानसिक प्रक्रिया मात्र है। वह कलात्मक संवेदनशीलता से पाठक का साक्षात्कार नहीं कर पाता है। कलात्मक व्यापार शिल्प विधान की मीमांसा आलोचना का मुख्य कार्य है, पर वस्तु की तरह रूप व्यवहार में भी मनोविश्लेषण की कोई रुचि दिखाई नहीं देती है। आलोचना के मुख्य विषय हैं कला वस्तु, सौंदर्य बोध, कलात्मक व्यापार, शब्दार्थ विचार, तुलना और मूल्यांकन। इनके संबंध में मनोविश्लेषण कोई भी दिशा सुलझाने में असमर्थ है। सौंदर्य चेतना, नैतिक संवेदन को अस्वीकार करने पर मानव की समस्त सांस्कृतिक सामाजिक उपलब्धियां शून्य में विलीन हो जाती हैं। अतः साहित्य और साहित्य आलोचना की दृष्टि से मनोविश्लेषण की एकांगिता और अनुपयोगिता स्पष्ट है। अब पढ़ेंगे मार्क्सवादी आलोचना।